हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हमारी एक सीरीज़ है डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब की। इसमें हम 10 मिसलिनियस क्वेश्चंस चूज़ करते हैं, कुछ ग्रामर के और कुछ वोकैब के। ये इसी सीरीज़ का सेशन नंबर 18 है। हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चंस को हम चूज़ करें जो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे हैं, ताकि जो अच्छे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और कई बार आपको छोड़ने पड़ते हैं वो आपसे ना छूटें, आपकी प्रिपरेशन को बेहतर किया जा सके। आइए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आई वॉज अ लिटिल वरीड अबाउट द एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू। मैं थोड़ा सा चिंतित था एग्ज़ाम और इंटरव्यू को लेकर। यूजुअली सारे स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे कि आ लिटिल लिखा है तो वो सोचेंगे कि यार ये आ लिटिल ना हो, लिटिल हो जाए, या वो सोचेंगे कि दा लिटिल हो जाए। मैंने ये देखा है इतने दिनों में कि स्टूडेंट्स को एक बीमारी है, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, और कुछ ऐसा ही फ्यू के केस में वो ये सोचते हैं कि जो लिखा है वो रॉन्ग लिखा हुआ है। मतलब जैसे आ लिटिल लिखा है तो अब ये गलत है, लिटिल हो जाना चाहिए या दा लिटिल हो जाना चाहिए। और मान लीजिए लिटिल ही लिखा होता तो वो सोचते कि लिटिल लिखा है तो गलत है, ये आ लिटिल हो जाएगा। ये नहीं होता। ये कौन सी बात है कि आप इस परसेप्शन से चल रहे हैं कि जो गिवन है वो रॉन्ग है? नहीं नहीं सर, आई वॉज अ लिटिल वरीड अबाउट द एग्ज़ाम। सर किसी का एग्ज़ाम है तो वो स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा परेशान तो होगा ही होगा ना। अगर वो बिल्कुल ही परेशान नहीं है, ना के बराबर, तो फिर लिटिल लगाइए। और क्यों नहीं होगा वो परेशान, थोड़ा बहुत तो होगा ही। तो आई वॉज अ लिटिल वरीड, ये सही रहेगा। अबाउट द एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू, चैलेंज ये है कि आपने एग्ज़ाम के आगे आर्टिकल लगाया, इंटरव्यू के आगे क्यों नहीं लगाया? सर एग्ज़ाम और इंटरव्यू का एक हो सकते हैं क्या? एग्ज़ाम एक अलग चीज़ है, इंटरव्यू एक अलग चीज़ है। आपको चुपचाप यहाँ पर आर्टिकल दा लगा देना चाहिए। एग्ज़ाम और उसके बाद इंटरव्यू होना था, तो दोनों ही चीज़ें सेपरेट है ना। जैसे आपने कहा द क्लर्क एंड कैशियर, तो जो क्लर्क है वो कैशियर है, वहाँ पॉसिबल है। लेकिन यहाँ आर्टिकल दा ना लगे होने की वजह से पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि आप ये नहीं सोच सकते कि एग्ज़ाम इंटरव्यू एक हो जाएंगे, वो दोनों अलग अलग ही चीज़ें हैं। तो अलग अलग ही उनको रखिए, इसके लिए इंटरव्यू के पहले आर्टिकल लगा दीजिए। मूविंग ऑन, मास्क मैन, होल्ड आउट, जिसका ये होल्ड की सारी फ्रेजेस हैं। तो हेल्ड आउट, हेल्ड फोर्थ, हेल्ड अप, हेल्ड ऑन। अ सिक्योरिटी वैन ऑन द मोटरवे, मोटरवे एक रास्ते को बोलते हैं, ट्रैक को जिस पर गाड़ियाँ चलती हैं। अब सोचिए सर, रास्ते पर जिस पर गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ से एक सिक्योरिटी वैन जा रही होगी, इस तरफ कुछ लोग हैं जिन्होंने मास्क पहन रखे हैं। अब कोई व्यक्ति मास्क पहन के अगर किसी गाड़ी को क्या करेगा बताइए? रोकेगा ना, उसे लूटेगा एक तरीके से। अब लूटने के लिए इसमें क्या होता है सोचिए। लूटने के लिए एक ही फ्रेज है, होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब होता है रॉब समबडी एट गन पॉइंट, रॉब समवन एट गन पॉइंट, बंदूक की नोक पर लूट लेना किसी को। तो द मास्क मैन हेल्ड अप अ सिक्योरिटी वैन ऑन द मोटर वे, इस तरीके से हो जाएगा। होल्ड फोर्थ आगे रखना, समझ रहे हैं? होल्ड आउट का मतलब होता है डटे रहना, मतलब टू टू कन्फ्रंट, डटे रहना, सरेंडर ना करना एक तरीके से, जिसको आप कहते हैं कि रेजिस्ट करना, डटे रहना। समझ रहे हैं? जैसे कि बहुत बारिश हो रही हो फिर भी किसान खेत में काम कर रहा हो, विषम परिस्थितियों के बीच में सोल्जर्स जो दुश्मन से लड़ते रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? होल्ड आउट। आपने केसरी मूवी देखी होगी, बहुत गिनती में सरदार होते हैं लेकिन वो एक बहुत बड़ी फौज से लड़ते रहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड टू होल्ड आउट। ठीक है ना? और होल्ड ऑन मतलब वेट करना हो सकता है सर, वेट, होल्ड ऑन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेज एक तो होल्ड अप है जिसका मतलब है किसी को लूटना एट गन पॉइंट, और दूसरा होल्ड आउट है विच मीन्स टू कन्फ्रंट, विच मीन्स टू कीप फाइटिंग डिस्पाइट एडवर्स कंडीशंस। मूविंग ऑन, नंबर 3, स्केटिंग इज क्वाइट डिफिकल्ट बट द मोर यू प्रैक्टिस इट द ईजी इट गेट्स। स्केटिंग मतलब पैरों पे व्हील्स लगा करके चलना काफ़ी कठिन काम है, ठीक है, लेकिन आप जितना ज़्यादा इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ईजी ये हो जाएगा। आपने जितना उतना पढ़ा होगा, द मोर यू गेट द मोर यू वांट, द फास्टर वी रन द अर्लियर वी शैल रीच। समझ रहे हैं ना? हाँ, द सूनर यू लीव द सूनर ही अराइव।
जितनी जल्दी तुम जाओगे उतनी जल्दी वो आएगा। होता नहीं कि मेट्रो में जितनी जल्दी ये ट्रेन यहाँ से जाएगी उतनी जल्दी दूसरी ट्रेन आएगी। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी हो जाएगा। सर आपने इधर मोर का इधर जो मोर लिखा है वो मच का कंपेरेटिव फॉर्म है, इधर आपको इजी का कंपेरेटिव फॉर्म लिखना चाहिए, यानी कि ईजियर लिखना चाहिए। तो द ईजियर इट गेट्स हो जाएगा, द मोर यू प्रैक्टिस इट द ईजियर इट गेट्स हो जाएगा। नंबर 4, वी शुड नॉट हरी, वी नीड नॉट हरी, वी वुड नॉट हरी, वी मस्ट नॉट हरी, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। क्या होना चाहिए यहाँ पर? सर ये यहाँ से तय ही नहीं होना है, इतनी जगह से नहीं तय होगा, यहाँ से तय होगा। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब हमारे पास बहुत सारा समय है। जब हमारे पास बहुत सारा समय है यानी कि हमें कोई ज़रूरत ही नहीं हड़बड़ाहट की, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं बहुत जल्दी करने की, तो मस्ट क्यों करेंगे आप सर? तेज होके क्यों बोलेंगे? बाध्यता की बात क्यों करेंगे? अजम्पशन की बात क्यों करेंगे सर? वी मस्ट नॉट हरी। कोई कह रहा है क्या हरी करो, जल्दी करो? नहीं ना, एक रीज़न दिया जा रहा है कि हमारे पास बहुत सारा समय है, तो ऐसे में हमें जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत है? तो वुड नॉट हरी हम जल्दी नहीं करेंगे हो जाएगा, मस्ट नॉट हरी बिल्कुल जल्दी ना करें। सर मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाइए सेंटेंस को, बाकी फिट करने को कोई भी फिट हो जाएगा, फिर तो आपको फिट ही करना है ना सर, तो सब फिट हो जाएंगे। लो मस्ट लगा लो, वुड लगा लो, सब लगा लो सर। लेकिन जब आप मोस्ट एप्रोप्रिएट को चूज करते होते हैं विच यू आर सपोज टू, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट में तो ए और बी के ही बीच में कहानी घूम रहेगी ना, ए और बी के बीच में ही कहानी घूमेगी। तो ऐसे केस में क्या सही है? वी नीड नॉट हरी, वी शुड नॉट हरी। देखिए जब आप शुड नॉट हरी लगाओगे तो ये एक एडवाइस की बात हो जाएगी, ठीक, कि सलाह है, सजेशन है। वी नीड नॉट हरी का मतलब है कि हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब कोई वजह नहीं है सर, कोई कारण नहीं समझ में आता जल्दी करने का। तो आप बोल के देखिए हमारे पास बहुत सारा समय है, तो ऐसे में हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, या हमारे पास बहुत सारा समय है ऐसे में जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि बी थोड़ा सा एज लेता है ए के ऊपर, नीड मच बेटर है, इनफैक्ट बेटर है थोड़ा सा शुड के कंपैरिजन में। तो आई वुड गो विद ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए। नंबर 5, they have not and cannot be in the good books of the coach because they lack discipline क्योंकि उनमें अनुशासन की कमी है, they lack discipline to be in the good books of somebody, ये लिखा नहीं है, यहाँ से देखिए to be in the good books of somebody का मतलब है किसी का फेवरेट होना, किसी का चहेता होना। अगर कोई स्टूडेंट खूब अच्छे से पढ़ाई करता है तो वो अपने टीचर की गुड बुक्स में आ जाता है। जो डिसिप्लिन बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स की गुड बुक्स में होते हैं। तो ये इसका मीनिंग है। एरर क्या है इसमें सर? दो अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब की मर्जिंग है, एक हैव है और दूसरी कैन है। हैव और कैन की सिर्फ शक्लें ही नहीं अलग हैं, इनका मेकअप भी अलग है। कैसे? कैन को अपने बाद की वर्ब V1 में चाहिए होती है, हैव को अपने बाद की वर्ब V3 में चाहिए होती है। ये देखिए कैन नॉट जो लिखा है उसके बाद बी लिखा हुआ लिखा है, हैव को इस बी से नहीं बल्कि इसी बी की थर्ड फॉर्म से मतलब होगा। ये लीजिए, ये मिल गया, कैन के साथ बी, हैव के साथ बी। ये वाला गलत, ये बी तो है पर हैव के पास कुछ नहीं है। यहाँ भी वही समस्या, हैव के पास कुछ नहीं और कैन के पास जो है वो उसको चाहिए नहीं, कैन को बीन चाहिए नहीं, हैव के पास बीन है नहीं। ये ठीक है, कैन के पास बी का फर्स्ट फॉर्म है और हैव के पास बी का ही थर्ड फॉर्म है। तो सब कुछ देखते हुए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस। मूविंग ऑन, नंबर 6, इफ यू वांटेड टू गेट गुड मार्क्स, इसकी हिंदी अगर आप नहीं निकाल पाए तो गड़बड़ हो जाएगा। इफ यू वांटेड टू गेट गुड मार्क्स, इसकी हिंदी क्या है? अगर उसको अच्छे नंबर चाहिए, नहीं, अगर उसको अच्छे नंबर चाहिए थे, या अगर वो अच्छे नंबर चाहता है, वांटेड लिखा है सर, अगर वो अच्छे नंबर चाहता था, ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, उसको अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। बोल के देखिए क्या उचित होगा। देखो सर, ये जो आप देख रहे हो शुड नॉट वेस्ट, सही आंसर है कि यहां होगा शुड नॉट हैव वेस्टेड। दोनों में अंतर क्या है? ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम का मीनिंग है कि उसको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।
एंड ही शुड नॉट हैव वेस्टेड हिज टाइम का मीनिंग है कि उसको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था। तो अगर यहाँ पर वांट लिखा होता, कंडीशन ऐसे होती, इफ ही वांट्स, कि अगर वो अच्छे नंबर लाना चाहता है तो उसको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक। लेकिन सेंटेंस में कंडीशन तो पास्ट की है और मीनिंग आ रहा है कि अगर वो अच्छे नंबर लाना चाहता था तो फिर उसको यार अपने समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए था। अगर वो अच्छे नंबर लाना चाहता था तो फिर उसको पढ़ना भी चाहिए था। अगर वो अच्छे नंबर लाना चाहिए था तो फिर उसको क्लासेस नहीं बंक करनी चाहिए थी, ठीक। अगर आप डिस्काउंट में इस प्रोडक्ट को बाई करना चाहते थे तो फिर आपको तब आना चाहिए था जब सेल चल रही थी, तब आना चाहिए था, ठीक। और अगर आप इस प्रोडक्ट को डिस्काउंट में बाई करना चाहते हैं तो आप जब सेल चले तब आइएगा। अभी समझ में आया ना? तो करना चाहिए था, शुड नॉट हैव वेस्टेड। मूविंग ऑन, मेनी अ मैन डाई ऑफ कैंसर। अच्छा, ये तो फर्जी में ही अंडरलाइन है, यहां से बताना है। एंड अदर लेटेंट डिजीजेस एवरी ईयर। लेटेंट को क्या कोई वर्ड रिप्लेस कर सकता है आउट ऑफ दिस? क्रोनिक, टॉक्सिक, इनक्योरेबल या नहीं, तो फिर नो इम्प्रूवमेंट। मेनी अ मैन डाइज हो जाएगा सर, या मेनी मैन डाई हो जाएगा। खैर वो सवाल नहीं है, वो न जाने कैसे रह गया, यहाँ सवाल है। तो बहुत सारे लोग जो है कैंसर और ऐसी तमाम बीमारियों से हर साल मर जाते हैं। तो बहुत से लोग कैंसर और ऐसी तमाम बीमारियों से, कैंसर कैसी बीमारी है? क्या वो गुप्त बीमारी है? ये उसकी प्रॉपर्टी। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, गुप्त। माना जाता है कि कैंसर शुरुआती स्टेजेस में पता नहीं चलता, वो लेटेंट होकर डेवलप होता रहता है। लेकिन कैंसर की ये प्रॉपर्टी नहीं है मुख्य रूप से कि वो एक लेटेंट डिजीज है, चुपके चुपके होती है। सर, कैंसर की प्रॉपर्टी ये है कि वो एक असाध्य रोग है, वो एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। अब टॉक्सिक कोई बीमारी होती नहीं, टॉक्सिक तो जहरीले को कहते हैं, और ये केमिकल के लिए आता है सर, किसी और चीज़ के लिए आता नहीं। क्रोनिक जो है पर्टिकुलर बीमारी के लिए नहीं आता। ऐसे इलनेस बोलिए, जैसे आपने बीमारी का नाम ले लिया तो वो क्रोनिक नहीं होगा सर, क्रोनिक इलनेस हो सकता है, लेकिन कोई डिजीज क्रोनिक नहीं होती, ठीक। सर, असाध्य को अंग्रेजी में इनक्योरेबल कहा जाता है, और अगर कोई बीमारी का इलाज हो सकता है तो वो क्योरेबल है, नहीं हो सकता तो वो इनक्योरेबल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नंबर 8, a statement in which you say the same thing twice but in different words। एक स्टेटमेंट जिसमें आप एक ही बात को कहते हो दो बार अलग अलग शब्दों में। सुन रहे हैं ना? हाँ, जैसे आप कहें he is quite introvert and speaks little। अब जब आपने कह दिया he is quite introvert, मतलब वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, रिजर्व टाइप का, यानी कम बोलता है। तो जब आपने कह दिया he is quite introvert तो बात पूरी हो गई। लेकिन आगे बढ़ के आपने कहा and he speaks quite little, तो जब वो इंट्रोवर्ट है तो इसका मतलब है कि वो कम बोलता है, या कम बोलता है तो वो इंट्रोवर्ट है। तो आप एक ही बात को कह रहे हो ना दो तरीके से। एक स्टेटमेंट है he is quite introvert, फिर एंड लगा के उसी में दूसरा स्टेटमेंट है he speaks quite little। तो एक ही जैसी बात है पर टर्म्स अलग हैं। he speaks quite introvert, quite little। तो शब्द बदल, इसको टॉटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? टॉटोलॉजी, ठीक। रेपिटेशन तो पुनरावृत्ति। टिमिरिटी तो आप से दृढ़ता को कह सकते हैं, जिसे आप डिटर्मिनेशन भी कह सकते हैं, दृढ़ता। और टैरेगॉन एक प्लांट को कहते हैं जिसकी पत्तियां काफी तीखी होती हैं, उसको टैरेगॉन ट्री कहते हैं, प्लांट कहते हैं। नंबर 9, ये पर्टिकुलर सेंटेंस नरेशन से है। मैंने इसे क्यों रखा? इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, इसमें जो गुड बाय है। याद रखिएगा कि अगर आप बाय बोल रहे हैं, बाय बाय बोल रहे हैं, गुड बाय कह रहे हैं, तो ऐसे में रिपोर्टिंग वर्ब बदल करके बिड होती है। बिड जिसका सेकेंड फॉर्म बेड आता है। तो ये विश गलत है, टोल्ड गलत है, सेड भी गलत है, सिर्फ क्या होगा? बेड होगा। याद रखिए सर, जैसे आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करें तो ये फिक्स है कि विश ही लगेगा, लेकिन आप इसी प्रकार अगर आप गुड बाय बोलते हैं तो फिक्स है कि बिड
ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट चॉइस। नंबर 10, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, हालांकि इस टाइप का सेंटेंस ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ पीछे एक सेशन में, डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब के ही। हु हैड लाफ्ड एट यू, इस पर्टिकुलर सेंटेंस की एक प्रॉपर्टी है कि लाफ के बाद में एट लगा है। लाफ एक वर्ब है, एट एक प्रेपोजिशन है। रूल के मुताबिक अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और उसमें वर्ब के बाद प्रेपोजिशन भी लगा है, तो जब उसका पैसिव बनेगा तो वो प्रेपोजिशन रहेगा। जैसे ये वाला गलत है, इस पूरे सेंटेंस में लाफ का एट आपने खत्म कर दिया। ये वाला सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस इस मामले में सही है कि लाफ के बगल में एट है। ठीक, दूसरी बात देखिए, हैड लिखा है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का पैसिव बीन लगा के बनता है, यहाँ पर वर आ गया, ये गलत हो गया, हैड आना चाहिए था ना सर। अब इन दो ऑप्शंस के बीच में चुनना है आपको। ठीक, बाय whom you had been laughed at, who had you been laughed at by। मैं जानता हूं कि ज़्यादातर लोग इसको चुनेंगे, पर ये गलत है। क्यों गलत है? बाय whom का होना तो ठीक है, लेकिन you had का होना कहाँ से ठीक है? had you होना चाहिए था ना। You are in an interrogative sentence। इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले ही ऑक्सिलरी वर्ब आती, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो यू हैड तो गलत है, हैड यू होना चाहिए। अब इसको देखिए, इसमें बाई हुम नहीं है, इसमें कहाँ है बाई हुम? तो सुनिए सर, जैसे प्रेपोजिशन प्लस हुम लिखा हुआ हो तो उसको आप जब चाहो तो हु और प्रेपोजिशन लिख सकते हो। जैसे मैंने क्या लिखा, फॉर हुम, तो आप चाहो तो उसे लिख सकते हो हु फॉर। ठीक उसी प्रकार से जैसे यहाँ लिखा है बाय हुम, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं क्या, हु फॉर। तो हमने सॉरी बाय हुम है ना, तो हु बाई, हमने वही किया, हु से स्टार्ट किया और बाई को यहाँ देखिए लिख दिया। और कोई ये ना सोचे कि एट और बाई दो अलग अलग प्रेपोजिशन अगल बगल हैं, पर ये दोनों लड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि एट लाफ के लिए और बाई किसके लिए, हु के लिए है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। शायद मैंने अच्छा पढ़ाया और आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और फिर से एक छोटा सा कमेंट भी करके बता सकते हैं कि हाँ सर अच्छा लगा, और ऐसे सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आएँ, जल्दी जल्दी लेकर के आएँ। कोई भी डाउट अगर इन 10 क्वेश्चंस में रह गया हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, मैं फिर से आंसर करूँगा आपको। ऑफलाइन क्लासेस के लिए ये एड्रेस है, मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, फिनिक्स मॉल के पास। आप कभी भी आ सकते हैं क्लासेस करने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, सेशन ओवर। थैंक यू सो मच।